नमस्ते इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंस। मॉर्निंग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे पाकिस्तान, इसलिए क्योंकि कई दिनों से पाकिस्तान परेशान है। वो ये सोच रहा है कि जो हमला हमने किया था या फिर हमने जो वार किया था उस वार का जवाब अभी हमें नहीं मिला, और इसी जवाब का इंतज़ार में वो पूरी रात जाग रहा है। उसके सैनिक डिस्टर्ब हैं। मुनीर बंकर से नहीं निकल रहा है। सत्ता में आने के लिए जो उसका डर है वो उसे सता रही है। कहीं उसके हाथ से दोबारा के 64 जिसके लिए वो वार चाहता है वो हाथ से निकल न जाए। बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं। अंतर युद्ध जो है उसके यहाँ, जिसे हम कहें गृह युद्ध से जो वो लड़ रहा है वो भी अपने आप में उसके लिए एक गंभीर सोच का विषय बना हुआ है। तमाम ऐसी खबरें हैं राफेल को लेकर के, जो गंगा एक्सप्रेसवे पे प्रदर्शन हुआ, या नाइट विजन में जो एक तरीके से कहें तो ये दिखाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर हमारा जो उड़ान है वो रात में भी यहाँ से हम वार करने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, बात आगे अगर देखें तो जो लोकल उनकी अपने अंतर कलह युद्ध से वो जो लड़ रहा है उसमें एक कड़ी आगे और बढ़कर जो शामिल हुआ है वो बलूचिस्तान खुद इनको परेशान करने के लिए तैयार है। अन्न जो है स्टोर करने के लिए जो बोला जा रहा है पाकिस्तान में, वो भी अपने आप में एक भ्रम की स्थिति या फिर अगर कहें तो डर की स्थिति जो समाये हुए है, वो भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है उसके दिमाग में कि अगर हम अनाज स्टोर कर लिए तो हम सेफ रहेंगे। लेकिन इंटरनल कलह की बात अगर करें तो उससे अगर बाहर निकले अगर पाकिस्तान, तो वो ये मान रहा है कि हम 3 दिन से ज़्यादा या 1 सप्ताह बहुत ज़्यादा खींच पाएंगे अगर हमें सिंगल युद्ध लड़ना पड़ा। तो किसी कंट्री से अगर उसे सहयोग नहीं मिलता है तो फिर भी वो परेशान इसलिए दिख रहा है कि पता नहीं उसका कोई सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। किस तरीके से उसे चारों तरफ से जो एक आश्वासन की उम्मीद थी वो नज़र नहीं आ रही है, उस पर भी उसे जो एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है वो भी डर के साए में जी रहा है। रही बात रूस से लेकर के और जो भारत सामान खरीद रहा है, हथियारों का जो एक जखीरा है वो जो भारत ने ख़रीदा है, जो डील की है, उसको लेकर के भी पाकिस्तान परेशान है। क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे पर आपने जो एक प्रदर्शन दिखाया, जो एक आपने एक तरीके से कहें तो एयर डिफेंस का जो आप एक मार्च किए, उस मार्च से बौखला कर उसने सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण किया, वो भी समथिंग 400 किलोमीटर की मारक क्षमता का। बात उसी में वो अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके चल रहा था। तब तक उसके पास एक नया रोड मैप दिख गया कि कहीं भारत और रूस एक हो गए तो क्या दिक्कत होगी, क्योंकि भारत ने रूस से जो डील किया है असलहों का, वो भी उसके लिए एक बहुत भ्रम से लेकर के डर की स्थिति पैदा किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, यूपी में क्राइम की भी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एक बाप कैसे अपनी बेटी के साथ हैवानियत करता है, और रही बात क्राइम की और ज़िलों की खबरें, वो सारी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आप बने रहिए। मॉर्निंग बुलेटिन में एक एक कर हम विस्तार से वो खबरें दिखा रहे हैं जो दिन भर की सुर्खियों में थी। अगर बात करें पाकिस्तान से लड़ाई की, तो भारत धीरे धीरे तैयारी कर रहा है। धीरे धीरे का सेंस ये है कि आर्म्स फैक्ट्रियों में अलर्ट जो मूड पे डाल दिया गया है, वो भी अपने आप में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा एक खतरनाक है। आर्म्स एक्ट की फैक्ट्रियों के तहत जितने अधिकारी कर्मचारी आते हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, उनको अलर्ट मूड पे डाल दिया गया है। आप रिपोर्ट देखिए कि ये तैयारी कैसी है, जिससे पाकिस्तान की नींद हराम किए हुए। भारतीय सेना तैयार, होगा फाइनल वार। आर्म्स फैक्ट्रियों में अलर्ट, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। तैयार है गोला बारूद, बदले का दिन नहीं दूर।
पाक को है यकीन, भारत से बचना नामुमकिन। जिस दिन आतंकिस्तान के दहशतगर्दों ने पहलगाम घाटी को निर्दोष हिंदुओं के खून से लाल किया, जब कश्मीर की वादियां दहशतगर्दों की गोलियों से थर्रा उठी, उसी वक्त से आतंकी और उनके आकाओं के जहन्नुम जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया था। तमाम मीटिंगों के बाद मोदी सरकार ने ताबड़तोड़ एक्शन लिए, सेना को खुली छूट दी, तो पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों की नींद हराम हो गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर चौतरफा हमला कर उसे हर तरफ से कमजोर कर रहा है। पाकिस्तान को हर पल भारत की सैन्य कार्रवाई का खौफ सता रहा है। खौफ में पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। इधर रक्षा जानकार भी तैयारियों को देखकर कयास लगा रहे हैं कि भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी बड़ा कदम उठा सकती है। ऐसे में पाकिस्तान का एक एक पल खौफ में कट रहा है। भारत में लिए गए एक और फैसले ने पड़ोसी मुल्क का सुख चैन छीन लिया है। बॉर्डर पर तनाव के बीच सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर समेत कई और भारत सरकार की आर्म्स फैक्ट्रियों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर उन्हें काम पर लौटने के आदेश दिए गए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदा की तरफ से जारी एक सर्कुलर में स्पष्ट किया गया है कि म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के निर्देशों के तहत ये आदेश लागू किया गया है। आदेश में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को निर्धारित समय पर ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा और इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं देनी होगी। छुट्टी की अनुमति केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही दी जाएगी। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब देश भर में रक्षा तैयारियां बढ़ गई हैं। भारतीय सेना की जरूरत को देखते हुए गोला बारूद निर्माण में लगी फैक्ट्रियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहीं इस फैसले के पीछे सेना की तैयारी को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। सेना पाकिस्तान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर रही है। ऐसे में गोला बारूद की कमी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने के लिए कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। जहां भारत अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं कर रहा, वहीं पाकिस्तान की सेना तोपखाने के गोला बारूद की भारी कमी का सामना कर रहा है। हालात ऐसे हैं कि अगर जंग छिड़ जाए तो मुनीर की सेना सिर्फ 4 दिन ही भारत के सामने टिक पाएगी और इस कमी का कारण यूक्रेन के साथ देश के हालिया हथियार सौदा है, जिससे उसके युद्ध भंडार खत्म हो गए हैं। भारत का मुकाबला करने का सपना देखने वाला पाकिस्तान इस समय खस्ता हाल में है। सेना को गोला बारूद की आपूर्ति करने वाली पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बढ़ती वैश्विक मांग और अपनी आउटडेटेड प्रोडक्शन फैसिलिटी के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए संघर्ष कर रही है। पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी डावाडोल अर्थव्यवस्था है, लेकिन पाकिस्तान के नेता हैं कि भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अगर आज हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करता है तो 4 दिन से ज़्यादा युद्ध नहीं चलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनल पाकिस्तान की तरफ से कोई एक सुगबुगाहट निकल के आई है। वो सुगबुगाहट डर के रूप में आई है, क्योंकि वहाँ पे जो एक मैसेज दिया जा रहा है वो ये साफ कर रहा है कि 4 दिन भी हम नहीं टिक पाएंगे। जिस तरीके से उसे आश्वासन से निराशा मिली है अदर कंट्रियों से, यूएन में उसने अपने आप को देख चुका कि वहाँ से कोई मदद नहीं आई, क्योंकि जितने भी सवाल उठाए वो ये उसको रिवर्ट मैसेज ये मिला कि आप अंतरकलह युद्ध से लड़ रहे हैं और ये आपका द्विपक्षीय मामला है। आप द्विपक्षीय मामले को लेकर के जिस तरह से आप काम कर रहे हैं उसमें बाहर का कोई व्यक्ति या बाहर का कोई कंट्री आपका सपोर्ट नहीं कर सकता है। उसकी वजह से पाकिस्तान और डरा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान कश्मीर की तरफ भागता है। कश्मीर को दहलाने की, भड़काने की साजिश रचता है, आतंकी हमले कराता है, जैसा पहलगाम में कराया।
अब बारी हिंदुस्तान की है। गीदड़ पाकिस्तान को सबक सिखाने की है, उसकी गर्दन तोड़ने की है, मरोड़ने की है, आतंकिस्तान पर आखिरी अटैक की है, ताकि इसके बाद ये गीदड़ इस देश में पल रहे आतंकी, इन आतंकियों के आकाओं को पता चल जाए हिंदुस्तान का बदला क्या होता है, हिंदुस्तानियों की जान की कीमत क्या होती है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से हिंदुस्तान हाइपर एक्शन मोड में है। पाकिस्तान को जल थल नभ से घेरने की तैयारी चल रही है। पीएम मोदी ने सेना को एक्शन की खुली छूट दे दी है। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उधर गीदड़ पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है, हिंदुस्तान को परमाणु बम की हनक दिखा रहा है, अपने हथियारों की धमकी दे रहा है, युद्ध का जवाब युद्ध से देने की बात कह रहा है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। बाबा, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा, तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। लेकिन पाकिस्तान की ये धमकियां, ये गीदड़ भभकियां हवाई हैं। पाकिस्तान के हथियारों को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिससे पता चलता है हिंदुस्तान ने आज हमला किया तो पाकिस्तान 5 दिन भी रणभूमि में टिक नहीं पाएगा। जंग के 5वें दिन पाकिस्तान का खेल खल्लास हो जाएगा, उसके सैनिक सरेंडर कर देंगे। पाकिस्तान को लेकर खुलासा हुआ है, जंग लड़ने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। अब अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर होता है तो पाकिस्तान के पास जो वॉर वेस्टेज रिजर्व WWR है वो केवल 96 घंटे का बचा है, यानी कि उसे 4 दिन कह सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस वॉर हुआ तो इससे भी कम समय में। उस वक्त सिचुएशन पाकिस्तान की क्या होगी? या तो सरेंडर करे और या उसके सो कॉल्ड परमानेंट फ्रेंड टर्की एंड चाइना उसे मदद करने आए। टर्की इफेक्टिव नहीं होगा और चाइना पूरी तरह से मदद नहीं करेगा, क्योंकि चाइना रशिया के साथ मिलकर और भारत के साथ मिलकर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ख्वाब देख रहा है, जिसकी शुरुआत कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के समय हो गई। पाकिस्तान बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन सच्चाई ये है पाकिस्तान के पास न सिर्फ खाने के लिए पैसे और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, उसके पास जंग लड़ने के लिए हथियार भी नहीं हैं। पाकिस्तान के पास हथियारों की इतनी कमी कैसे हुई, अब ये भी जान लीजिए। असल में इसके पीछे छिपा है पाकिस्तान का लालच, उसके पैसों की भूख, जिसके कारण उसके जंगी जखीरे की ये हालत है। पाकिस्तान ने हाल के महीनों में भारी मात्रा में गोला बारूद रूस के साथ जंग में फंसे यूक्रेन को निर्यात किया है। इसका नतीजा ये हुआ पाकिस्तान की खुद की रक्षा क्षमताएं पूरी तरह कमजोर हो गईं। फरवरी से मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने करीब 42,000
BM-21 रॉकेट, 60,000 155 mm हॉवित्जर सेल्स और 1.3 लाख 122 mm रॉकेट यूक्रेन को भेजे, जिससे उसे 36.4 करोड़ डॉलर की कमाई हुई। इसमें से 80% पैसे सीधे रावलपिंडी स्थित पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर में चले गए। इसी साल पाकिस्तान की हथियार निर्यात आय 1.3 करोड़ से बढ़कर 41.5 करोड़ डॉलर पर पहुंच गई थी। लेकिन पैसों का ये लालच पाकिस्तान को ले डूबा और अब खुद उसके पास जंग लड़ने के लिए हथियार नहीं बचे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को सारी दुनिया जानती है। एक उदाहरण दे दूं कि जब टीटीपी ने उनके 17 सिपाहियों को मारा था तो उनकी लाशों को ले जाने के लिए पाकिस्तान के पास गाड़ियां नहीं थी, उन्हें गधे पे लाद के ले गए थे। अब ऐसी खराब स्थिति में कुछ पैसा मिल जाए, इसलिए पाकिस्तान ने अपने 155 mm के आर्टिलरी शेल, अपने रॉकेट्स, अपने हॉविट्जर्स ये ब्रिटेन के माध्यम से यूक्रेन को बेच दिए। उसका भंडार खाली हो गया। बताया जा रहा है पाकिस्तान सेना को हथियारों की आपूर्ति करने वाली पाकिस्तान आयुष फैक्ट्री को बढ़ती वैश्विक मांग और पुरानी उत्पादन सुविधाओं के बीच आपूर्ति को फिर से भरने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन उसे और पाकिस्तान दोनों को पता है ये इतना आसान नहीं है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा, हिंदुस्तान से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान 4 दिन का मेहमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोदी की इकोनॉमिक स्ट्राइक हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति किसी कंट्री की अगर चौपट हो जाए तो सबसे बड़ा एक कहें तो धक्का लगता है। उसको दोबारा उस पैटर्न पे आने के लिए बहुत टाइम लगता है। उस टाइम की कड़ी में जो अगर कोई बौखलाता है तो देश चलाने वाला व्यक्ति बौखलाता है, वित्त मंत्री बौखलाता है, रक्षा मंत्री बौखलाता है। वही हाल पाकिस्तान में हुआ है। इकोनॉमिक स्ट्राइक से कितनी खलबली मची है पाकिस्तान में, देखिए रिपोर्ट। पहले बलूचिस्तान बचा लो। टीटीपी से खैबर छुड़वा लो। Motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. बंद क्वेटा कराची हाईवे खुलवा लो। कलात मुंजसर फिर कब्जा लो। फिर हिंदुस्तान की ओर देखना। एक तरफ BLA, दूसरी तरफ TTP। इधर से हम पाकिस्तान पर 3 तरफ से फाइनल प्रहार। We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. अब की बार बॉर्डर पार घर में पिटोगे, भारत से खाक लड़ोगे। बेहद डेंजरस एयर डिफेंस मिसाइल। हम इसलिए डेंजरस शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि ये रूस से डील हुई है। उस मिसाइल का नाम हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि बेहद ही डेंजरस मिसाइल है वो, और रूस से ये खरीदी गई है। इस बात की भनक जब पाकिस्तान में लगती है तो उसके हाथ पैर फूल गए हैं। उसकी नींद जो है हराम हुई है। इंडिया के लोग रात में सोते हैं तो पाकिस्तान के लोग रात में जगते हैं। कारण कब हमला हो जाए। रात का हमला जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जब तक उसकी नींद खुलेगी, जब तक वो अपने रडार को अल्टीमेटम पे डालेगा और अलर्ट मूड में आएगा, तब तक बहुत कुछ तबाह हो चुका होगा। ये जो खामोशी है ये पाकिस्तान को डर सता रही है बड़े तूफान की। देखिए रिपोर्ट, फिर समझ में आएगा क्या है पूरी इंटरनल कहानी।
जमीन से लेकर आसमान तक, आसमान से लेकर समंदर तक, ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जिससे दुश्मन थर्राता है, घबराता है, सहम जाता है। हिंद की ये ताकत जब गरजती है, हिंद के ये जंगी हथियार जब हुंकार भरते हैं, तो दुश्मन का कलेजा कांप जाता है, पैर लड़खड़ाने लगते हैं, शरीर सुन पड़ जाता है। लेकिन ये तो केवल झांकी है, क्योंकि हिंदुस्तान लगातार अपने जंगी जखीरे को बढ़ा रहा है, उसे और डेंजरस बना रहा है। जल थल नभ हर तरफ अपनी धमक दिखा रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत सुपर एक्शन मोड में है। हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। ऐसे में पाकिस्तान पलटवार करने की हिमाकत करता है तो भारत ने उसका भी इंतजाम कर लिया है। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी के बीच भारत को रूस से अत्याधुनिक इग्ला एस एयर डिफेंस मिसाइलें मिली हैं। 260 करोड़ से अधिक कीमत की ये मिसाइलें बेहद कम दूरी में भी लड़ाकू विमान, ड्रोन और हेलीकॉप्टर को उड़ाने में सक्षम है। सेना और वायुसेना के पास 1979 से ही पुरानी इग्ला 1M सिस्टम है, लेकिन कंधे से दागी जाने वाली इग्ला एस एक बेहतर संस्करण है। इसे एक सैनिक कंधे पर रखकर चला सकता है। ये लक्ष्य को पहचानने और लॉक करने के बाद अपने आप उसे भेद देती है। इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का वजन 10.8 किलोग्राम होता है, जबकि पूरे सिस्टम का वजन 18 किलोग्राम। सिस्टम की लंबाई 5.16 फीट होती है, डायमीटर 72 मिलीमीटर। इस मिसाइल की नोक पर 1.17 किलोग्राम वजन का विस्फोटक लगाया जाता है। इग्ला एस की रेंज 5 से 6 किलोमीटर होती है, अधिकतम 11,000 फीट तक जा सकती है। ये मिसाइल 2,267 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी दुश्मन को बचने का मौका कम ही मिलता है। लेकिन हिंदुस्तान की ताकत और पाकिस्तान के खौफ की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को स्ट्रेटो एस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का परीक्षण करने में सफलता मिली है। DRDO ने मध्य प्रदेश के श्योपुर में इसका परीक्षण किया। इस एयरशिप को आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया है। एयरशिप को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। एयरशिप ने 62 मिनट तक उड़ान भरी। इसके बाद टीम ने सिस्टम को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया। ये हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाएगा। मतलब साफ है, पाकिस्तान जहां केवल परमाणु बमों की धमकी दे रहा है, सिंधु के पानी के लिए खून बहाने की गीदड़ भभकी दे रहा है, वहीं हिंदुस्तान नए जंगी हथियारों से खुद को मजबूत कर रहा है, ताकि मौका आने पर अपने दुश्मन के दांत खट्टे नहीं, उसे तोड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रात में जब पूरी दुनिया सो रही होती है तो पाकिस्तान के अधिकारी जगते हैं, चाहे कर्नल हो, चाहे सेनाध्यक्ष हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, सबकी नींद हराम हुई है। वो बैठक दर बैठक कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो अपना रक्षा सलाहकार भी बदल दिए हैं और नए नए अधिकारियों की नई जिम्मेदारी दे दी गई है। कई डिफेंस में उनको लोगों को नई जिम्मेदारी पाकिस्तान ने दिया है। इस पूरी जानकारी के तहत पाकिस्तान अपने आप को जो मजबूत कर रहा है, फिर भी उसकी नींद हराम हुई है, क्योंकि रात को जो बैठकें हो रही हैं उनके माथे की ये लकीर बता रही है कि कितने परेशान हैं पाकिस्तानी। देखिए रिपोर्ट। भारत से अटैक की दहशत, उड़ी नींद, बदलते रहते करवट, बौखलाहट में बोल रहे आधी रात, थर थर कांप रहे शहबाज। रात में सोती है दुनिया मगर जागता है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले कराने के बाद पाकिस्तान ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। पाकिस्तान के लिए पल पल बिताना मुश्किल हो गया है। उसे हर वक्त यही डर सताता है कि न जाने भारत कब हमला कर दे। हालत ये है कि पाकिस्तानी नेता सो ही नहीं पा रहे हैं। जब जग रहे हैं तो फैसले भी रात में ही कर रहे हैं।
राफेल उड़ा नहीं, नींद उड़ गई। अभी भारत से पाकिस्तान की ओर टारगेट को ध्वस्त करने के लिए राफेल उड़ा भी नहीं है। सुखोई, जगुआर, मिराज ने भी उड़ान नहीं भरी है, लेकिन पाकिस्तानी नेताओं की नींद जरूर उड़ चुकी है। पाकिस्तान में आधी रात में लिए गए फैसले कोई एक नहीं है, बल्कि इनकी एक श्रृंखला बनती जा रही है। नंबर 1, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोमवार शाम को 5 बजे नेशनल असेंबली की आपात सत्र बुलाई है, लेकिन इसकी घोषणा भी पाकिस्तान ने शनिवार को रात में की। नंबर 2, इससे पहले आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक को एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की घोषणा रात में ही की गई। नंबर 3, इससे पहले पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने देर रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उन्हें विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है, जो ये संकेत देती है कि भारत अगले 24 से 36 घंटे में सैन्य हमला कर सकता है। हालांकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 30 अप्रैल को की गई थी और पाकिस्तानी मंत्री का दावा बेबुनियाद निकला, लेकिन इस आधी रात वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान के खौफ को जरूर दिखा दिया। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। भारत की ओर से उठाए गए सख्त फैसलों के बाद से पाकिस्तान रोज रात को ही एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जानकारी ये भी है कि राजस्थान से सटे बॉर्डर पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को हिरासत में लिया है। डर से छिपे बैठे हैं असीम मुनीर। पाकिस्तान में डर का आलम यह है कि वहां के कई नेताओं के विदेश भागने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सेना प्रमुख असीम मुनीर भी किसी गुप्त जगह पर बंकर में छिपे बैठे हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले की साजिश में असीम मुनीर का नाम सामने आ रहा है। पाकिस्तान के भीतर ही उनके खिलाफ आवाज उठ रही है। हर कोई मुनीर को लताड़ रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कश्मीर को लेकर उनके ही भड़काऊ बयान के बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। लड़ने का दम नहीं, लेकिन गीदड़ भभकी। भारत के हमले के खौफ से पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है, इसलिए उसका अलपल कुछ भी बयान सामने आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को ताजा धमकी दी है। उन्होंने कहा कि यदि भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने के बाद सिंधु और अन्य नदियों पर कोई बांध या भंडारण सुविधा का निर्माण किया तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ सैन्य हमला करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री धमकी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। पाकिस्तान की तंगहाली दुनिया से छिपी नहीं है। दुनिया का कोई देश उसकी मदद को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान का डरा मन कह रहा है कि किसी तरह भारत से जंग टल जाए और उसकी इज्जत बच जाए, लेकिन जनता के सामने इज्जत भी बचानी है तो लगे हाथ धमकी देता है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री और अधिकारी भारत के हमले के डर से पहले ही मानो बेजान हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब भारत हमला करेगा तब इनका क्या होगा? क्या इसलिए कोई बंकर में छिप रहा है तो कोई परिवार को विदेश भेज रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात कन्नौज की करें तो एक दलित महिला की हत्या होती है और दलित महिला की हत्या उसके बेटे के, उसके परिवार के किसी सदस्य को नहीं होता है। महिला रात में घर से बाहर जाती है और खेत में उसका लाश मिलता है। उसके अड़ोस पड़ोस के लोग घर में जाकर के बताते हैं कि तुम्हारी माँ की लाश खेत में पड़ी हुई है। वहाँ पर वो जब गए तो उनके दांतों तले उंगलियां दबाकर लौटने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। हैरान परेशान ये पुलिस को फ़ोन किए परिजन। पुलिस ने पूरी जांच की। जांच में क्या निकल के आया देखिए रिपोर्ट फिर समझ। कन्नौज में ऑनर किल। खेत में महिलाओं के एक शख्स ने बच्चों को बताया कि महिला खेत में अचेत अवस्था में पड़ी है। बच्चे मां के पास पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? ये मक्का में मेरे लाश पड़ी देखी थी मैंने। किस गांव का मामला है? ये मड़िया और तासियापुर के बीच का मामला है। किसकी लाश देखी थी आपने खेत में? अपने खेत में।
लाश किसकी थी? लेडीज की। अच्छा, किस अवस्था में लाश पड़ी हुई थी? पेटीकोट था और ब्लाउज पहनते थे। बच्चों ने दी पुलिस को जानकारी। वहीं किसी ने इस वारदात की खबर पुलिस को दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मामले के बारे में बच्चों से जानकारी ली। जिस वक्त महिला की लाश खेत में मिली मैं खाद फैलाने जा रही हूँ, पानी लगाएंगे और तुम घर पे रहना, भाई बहन को ध्यान रखना। तब फिर मम्मी चली आई थी, खाद फैलाई थी, फिर पानी लगा रही होंगी। फिर गांव के भैया थे, उनने पानी लगवाया था। फिर रात में ये सब हो गया। अमरपाल कितने बजे उनके साथ आए थे? 5 बजे आए तो मम्मी आई थी और 7 बजे घर पे आए। 7 बजे कहीं आए थे। अमरपाल कहाँ आए थे? खेत में आए थे। तुम्हारे घर आए थे? घर आए थे, कहने लगे कि चाची चलो खेत में पानी लगाना है तो चलो अब लगवा देंगे। चले फिर फोन आया था, ट्यूबवेल वाले ने करा था। तब फिर मम्मी आई थी खाद लेकर फैलाने खाद। 12 साल की बेटी ने बताई हत्या की वजह। जानकारी के मुताबिक दलित महिला की 12 साल की बेटी ने पुलिस को बताया कि उसके पिता की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। महिला उसके बाद बिना शादी के गांव के एक व्यक्ति के साथ अपने बच्चों को लेकर रह रही थी। वो व्यक्ति भी कुछ काम से कुछ दिन पहले ही गांव से बाहर गया हुआ था। ही नहीं, मृतका की बेटी ने पुलिस को ये भी बताया कि गांव के कुछ और लोग हैं जो मां पर गंदी नजर रखते थे। गांव के मक्का का खेत है, जो एक रामविलास है, उनके मक्का के खेत में एक डेड बॉडी मिली है और उसमें 112 की सूचना हुई थी। तत्काल हमारी पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि ये तहसीपुर ठठिया गांव की 40 वर्षीय महिला है जिनका शव है। इसमें चेहरे पर और शरीर पे चोटों के निशान हैं और हमारी फॉरेंसिक टीम आई है और डॉग स्क्वाड का भी पूरा परीक्षण कराया जा रहा है और इसमें हत्या हुई है। हत्या के कारणों के बारे में भी स्पष्ट जानकारी नहीं हुई है। तहरीर भी अभी प्राप्त नहीं हुई है, तहरीर प्राप्त की जा रही है और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। और इसमें जो भी पेटीकोट है, ब्लाउज है, कपड़े पहने हैं, साड़ी सर नहीं मिली है, लेकिन जो चीज़ें नहीं हैं वो उनके बारे में भी मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा उसमें। और इसके लिए अलग से जो मेडिकल बोर्ड होता है, मेडिकल बोर्ड से टीम से उसका परीक्षण कराया जाएगा, वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जो पीएम रिपोर्ट में जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। सर, मृतका की बेटी का कहना है कि मम्मी कुंडल पहनी थी, मंगलसूत्र पहनी, वो भी गायब है। देखिए, जो चीज़ें आ रही हैं, अभी मैंने बताया ना कि ये प्राथमिक स्टेज पर है। अभी तो डेड बॉडी को हम लोग पंचायतनामा पोस्टमार्टम करके भिजवा रहे हैं और इसमें सारे तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। अभी कारण स्पष्ट नहीं है, जो भी तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई की। पुलिस ने बेटी के बयान के बाद मामले की तफ्तीश गहराई से शुरू की और महिला के करीबियों के साथ उन सभी लोगों से पूछताछ जारी। औरैया का एक ऐसा मामला आया है कि घर में एक अकेली बेटी रहती है और उसे नहीं पता होता है कि उसका बाप ही उसके साथ हैवानियत करेगा, उसका बाप ही उसे इज्जत के उसके तार तार लूटेगा। एक बाप का जो साया होता है बेटी के ऊपर किसी भगवान से कम नहीं होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हैवानियत की जो इज्जत उस बाप ने तार तार की है वो बेहद ही रिश्तों के साथ तो घिनौनापन है ही, लेकिन एक घर में अगर बेटी सुरक्षित नहीं है तो फिर आप अपनी बेटियों को कहाँ सुरक्षित करेंगे। भगवान ऐसे बाप को बेटियों की छाँव ही न दें कि जो सोचने पे मजबूर उस बाप के लिए या फिर मजबूर उस बाप के लिए एक जो छाया होती है, परिवार की जो एक इज्जत रखने की छाया होती है, एक जो छतरी मिलती है बेटी को कि बाप उसका है तो उसके दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस शब्द को जब हम कह रहे हैं तो हमारे रोएं खड़े हैं, क्योंकि हैवान बाप की जो कहानी है इसको आप देखिए, आपके आंखों में पानी आ जाएगा। बाप बना हैवान, घर में अकेली बेटी, बाप ने किया गंदा काम।
लेंगे। औरैया जिले में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसमें पिता ने ही अपनी बेटी को हवस का शिकार बना लिया। पुलिस ने पिता को जेल भेज दिया है। पूरी वारदात आपको बताते चले कि जब अब बेटी घर में अकेली थी, माँ कहीं काम से गई थी, उसके बाद जब माँ घर पे आई तो बेटी ने जो वारदात बताई कि मेरे साथ पिता ने ही दुष्कर्म का वो खौफनाक कार्य किया है। उसके बाद माँ और बेटी दोनों एलवा कटरा थाने में पहुंची और पूरी वारदात बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि उसके पिता ने ही उसके साथ दुष्कर्म का कार्य किया है। जिसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। और यहाँ से इंडिया न्यूज के लिए संदीप शुक्ला की रिपोर्ट। कटरा क्षेत्र में एक शादी समारोह में गई थी। घर में उसकी 15 साल की बेटी अकेली थी। 28 अप्रैल की रात को उसका पति घर वापस आ गया था। आरोप है कि रात में उसने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। जब दूसरे दिन उसकी मां घर लौटी तो उसने पूरी व्यथा मां को बताई। इसके बाद मां बेटी को लेकर थाने गई और पुलिस को घटना की सारी आपबीती बताते हुए पुलिस को शिकायती पत्र दिया। आज दिनांक 2/5/2025 को थाना अछलदा अंतर्गत एक गांव से जरिए 112 पिता द्वारा अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पीड़िता व अन्य परिवारजनों से बात कर घटना का प्रथम दृष्टया सत्य होना पाया गया। पीड़िता की माता द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हाजा में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। पीड़ित की मां ने दी पुलिस को सूचना। वहीं क्षेत्राधिकारी विधुना प्रत्यूष मिश्रा का कहना है इस पूरे मामले में आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित और उसकी मां की तरफ से तहरीर दी गई है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। इतना ही नहीं, पुलिस के साथ साथ आम लोगों के जहन में तमाम सवालों के साथ एक और सवाल उठ रहा है कि जब घर में पिता ही हैवान बन बैठे तो बेटियां कहां महफूज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बदायूं के एक स्कूल में एक बच्ची कलावा पहन के जाती है तो उसे पढ़ने के लिए मना कर दिया जाता है। उसका नाम काटने की धमकी दी जाती है। ये कैसा स्कूल है, ये कैसा गुरुकुल है, ये कैसा शिक्षा का मंदिर है जहाँ पर कलावा हाथ में पहन के जाना उस शिक्षा से कोई माने नहीं रखता है। लेकिन सिर्फ कलावा ही क्यों रोका गया, टीका ही क्यों रोका गया लगाने के लिए, इस विद्यालय के बारे में जानिए और इस शिक्षा के मंदिर के बारे में जानिए। और इस शिक्षा के मंदिर के रखवाले जो हैं, जो तरीके से कहें तो गुरुकुल के जो गुरु हैं, उनकी पोंगा पंथियों के बारे में आप समझिए कि इनकी पोंगा पंथी है क्या। इन चीज़ों को जब आप देखेंगे, आप समझेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि ये कैसा न्याय है। जहाँ पढ़ाई होना चाहिए वहाँ धर्म क्यों आड़े आ रहा है, जहाँ पढ़ाई होना चाहिए वहाँ पे इस तरीके का कल्चर क्यों लागू किया जा रहा है, जहाँ पढ़ाई होनी चाहिए वहाँ पर इस तरीके की सोच कैसे पैदा हो गई। देखिए ये रिपोर्ट। स्कूल में नहीं चलेगा। हुआ आपके साथ? वो मैडम ने कहा कि कल से टीका लगा के नहीं आना है और हाथ में कलावा ये बांध के नहीं आना है, ये पहने हो सो हाथ में।
कौन मैडम है ये फरा मैडम और सविता मैडम है। पूरी बात बताओ, क्या हुआ? हम गए थे दूसरे दिन को स्कूल, तो उन्होंने कहा कि ये टीका लगाओ, ये लगा के नहीं आना, कल से ये हाथ में कलावा पहने हो, ये बांध के नहीं आना है। जब आपके भाई स्कूल गए तब क्या कहा मैडम ने भाई से? उन्होंने जाकर ये रूल के हिसाब से यहाँ चलेगा और ये धर्म नीति यहाँ नहीं चलेगी। अच्छा, आपने उनसे पूछा कि मैडम हम तो पूजा करते हैं और हम भगवान के भक्त हैं, सुबह पूजा, तो उसके बाद मैडम ने क्या बोला? उन्होंने कहा ये तुम्हारे भगवान जी प्रसन्न थोड़ी नहीं हो जाएंगे टीका लगा के। शिक्षिकाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की, साथ ही चेतावनी दी कि अगर मामले में कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू परिषद आंदोलन करेगा। यह विद्यालय जो है पूर्व माध्यमिक विद्यालय कन्या उत्सैद विकास क्षेत्र उसावा, जिला बदायूं, ये वही विद्यालय है जहां पर बच्ची कलावा और स्कूल में कलावा और हाथ में जो कलावा बांधकर इसके अलावा तिलक लगाकर स्कूल पहुंची थी, और उस बच्ची को साफ तौर पे ये मना कर दिया गया कि स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यहाँ पर आपको कलावा बांधकर या फिर तिलक लगाकर नहीं आना है। इस तरीके की तमाम बातचीत उस बच्ची से की गई। आपको तस्वीरें और दिखाऊं कि आप अंदर देखिए, ये वही विद्यालय है जहाँ बच्ची जो है वो स्कूल आती थी, और उस बच्ची को ये कह दिया गया कि आप स्कूल में कलावा और माथे पर तिलक लगाकर नहीं आएंगे, जिससे तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अध्यापकों ने इस तरीके से बच्ची को क्यों कहा कि आप तिलक लगाकर नहीं आएंगी और पूजा अर्चना करके नहीं आएंगे। अब इस पूरे मामले में विभाग द्वारा भी जांच के आदेश दिए गए हैं। बीएसए ने बताया कि इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले में बीएसए बदायूं जो इस स्कूल के अध्यापक हैं उन पर क्या कार्रवाई करता है। इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। हमारी टीम समय समय पर हर अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित होती रहेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।